क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो पेपर है 2025 का, टाइम बहुत कम बचा है और उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो पेपर 5 और 6 ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का पेपर है। इसमें जो है आज का जो वीडियो है इसमें हम पार्ट 2 लाए हैं। मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में पेपर जो याद रखिएगा 5 और 6 ये बिल्कुल यूपी स्पेशल के पेपर हैं। इसमें यूपी स्पेशल के अंतर्गत यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की इकोनॉमी, यूपी का इतिहास, यूपी का जो है समाज, सब कुछ उसमें दे दिया गया है। तो 5 नंबर पेपर में जो पहली यूनिट है वो आपका है उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हमने पहले टॉपिक कुछ करवा चुके हैं और बिल्कुल मैप के डायग्राम के आधार पर मैं कराऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है माइंड मैपिंग आप देखेंगे, माइंड मैपिंग के आधार पर, डायग्राम के आधार पर और आप देखिएगा मैपिंग के आधार पर होंगे। जितना आप डायग्राम, जितना आप मैप बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और इसका जो है पीडीएफ हमारे जो है ऐप पर मिल जाएगा, तो आप जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक डाल दिया है, तो वहां आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और उत्तर प्रदेश इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज बताऊंगा मैं। कोई भी ऐसा टॉपिक होगा मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगा, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। और बिल्कुल माइंड मैपिंग के आधार पर क्लास चलेगी, तो आपको जो है बिल्कुल अच्छे से देखना है, पूरी क्लास को अच्छे से देखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख संग्रहालयों का वर्णन करते हुए उनके महत्व को रेखांकित करें। अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संग्रहालय हैं, भारत में भी संग्रहालय है, उत्तर प्रदेश में आपके टॉपिक है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, टॉपिक उसमें ऐड किया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख संग्रहालय और उनका महत्व बताना है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख संग्रहालय और उनका क्या महत्व है, तो हम संग्रहालयों की भी चर्चा करेंगे और महत्व की भी चर्चा करेंगे। अब उत्तर का प्रारूप कैसा होना चाहिए, जब तक हम उत्तर के प्रारूप पर बार बार काम नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में ये बातें नहीं बैठेंगी कि क्वेश्चन को किस सीक्वेंस में और कहां पर रखना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश प्रारूप जो क्वेश्चन बनेगा, तो उत्तर प्रदेश के कोई भी क्वेश्चन आ जाए या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले हमें उत्तर के प्रारूप को हमेशा ध्यान रखना है। उत्तर का प्रारूप क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय है, तो सबसे पहले हमें उसमें अपनी भूमिका बतानी है कि भूमिका इसमें क्या हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में जो संग्रहालय है उनकी भूमिका यही होगी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी संग्रहालय हैं उनमें इतिहास से जुड़े हुए चीजों को संजो के रखा गया है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के इतिहास के गौरव को बताता है, गौरव को दर्शाता है। और पूरे विश्व में, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है इतिहास में, ये हमारा जो है संग्रहालय बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है भूमिका हो गई। फिर हम प्रमुख संग्रहालयों के बारे में बताएंगे, कौन कौन से संग्रहालय उत्तर प्रदेश में हैं, और फिर हम उत्तर प्रदेश का एक मैप बना देंगे और मैप बना करके हम क्या करेंगे, उसमें कौन कौन से संग्रहालय कहां पर है, किस राज्य जिले में है, उसको हम वहां पर दिखा देंगे। और फिर इसके बाद हम प्रमुख संग्रहालयों के क्या महत्व है इनको बताएंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 150 वर्ड में हमें लिखना है और 200 वर्ड में लिखना है। तो जब तक हमारे पास उत्तर का प्रारूप नहीं होगा हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। हम आंसर लिखेंगे भी तो सीक्वेंस नहीं रहेगा, तो एग्जाम में नंबर कम मिलेंगे। ठीक है, अब हमें यहां देखना है कि कौन कौन से सीक्वेंस में हमें क्या क्या लिखना है। तो हमने पहले उत्तर का प्रारूप आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले भूमिका लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ कि संग्रहालय एक ऐसा, ठीक है, या देखिए संग्रहालय एक ऐसी जो है संस्था होती है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक महत्व की कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं के संग्रह की देखभाल करती है। ठीक है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, भूमिका हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहला संग्रहालय, थोड़ा सा हम यहाँ पे तथ्यों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पहला संग्रहालय 1863 में लखनऊ में बनाया गया था और प्रदेश में वर्तमान में कुल 87 संग्रहालय और जो है का हमारे यहाँ कलाकृतियां हैं जो 87 है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमें बताना है। फिर जब भूमिका खत्म हो जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के बाद हम क्या करेंगे, तब हम
जो है संग्रहालय के महत्व की चर्चा करेंगे कि संग्रहालय के क्या महत्व होते हैं। ठीक है, तो लिखा है प्रमुख संग्रहालय और उनका महत्व क्या है। तो हम संग्रहालय और उनके महत्व की चर्चा साथ साथ करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का क्या करेंगे, मैप बना देंगे। जो आप मैप अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये मैंने बनाया है। ऐसे ही मैप आपको बनाना है, उत्तर प्रदेश का मैप। अब उत्तर प्रदेश का मैप आप देखेंगे तो मैंने बताया है कि झांसी संग्रहालय कहाँ पर है, जो आपका लखनऊ में कौन सा संग्रहालय है, इलाहाबाद में कौन सा संग्रहालय है। यही सब नंबर आपको बढ़ाते हैं। एग्जामिनर को आपने मैसेज दिया कि हमें ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद संग्रहालय। यह आज वर्तमान में प्रयागराज में है। ठीक है, लेकिन आज भी संग्रहालय का नाम इलाहाबाद संग्रहालय ही है। ठीक है, लिखा है यह वर्ष 1931 में नगर संग्रहालय के रूप में स्थापित हुआ था। इसमें पुरातात्विक, अब जो ये पॉइंट है यही महत्व है, और आपको महत्व को मैंने बताया था पॉइंट में लिखना है। ठीक है, तो लिखा है इसमें पुरातात्विक सामग्री है, पत्थर, कांस और लकड़ी और धातुओं की मूर्तियां, पेंटिंग, टेराकोटा, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें हम टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, टेराकोटा, सिक्के और सजावटी वस्त्र और सिक्के शामिल है, जो इलाहाबाद संग्रहालय में है। यही हमारे इतिहास को संजोकर संग्रह करके रखे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, संग्रहालय का भी परिचय दे दिया, और साथ में हमने क्या किया, तो हमने साथ में जो है उसके महत्व की भी चर्चा हमने कर दी। अब यही हमें वहां पे लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला संग्रहालय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विधि याद रखना संग्रहालय और अभिलेखागार। इसमें याद रखना उच्च न्यायालय से जुड़ी हुई घटनाओं को, उनके जो है क्या कहते हैं डिसीजन को, सबको संजो करके रखा गया, इसलिए इसका नाम है अभिलेखागार रखा गया है। ठीक है, विधि संग्रहालय और अभिलेखागार। इसमें गोरखपुर के ऐतिहासिक चोरी चोरा क्रांति, इंदिरा गांधी के चुनावी मामलों से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों के अंश और मुगल काल के दुर्लभ जो है जो आदेश थे, जो राजाओं के जो काम थे, उनको संजो के रखा गया है। कहां पर, तो विधि संग्रहालय और अभिलेखागार में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं अगला जो है संग्रहालय कौन सा है, तो अगला है आपका थारू जनजाति संग्रहालय। यह भी ये बलरामपुर में स्थापित किया गया है, बलरामपुर में। ठीक है, तो थारू एक जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, जो आपका तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो आप बताओगे कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति संग्रहालय कहां पर है, बलरामपुर में। तो क्या काम कर रहा है, इसके महत्व को लिखेंगे कि यह उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय है। इस संग्रहालय में थारू जनजाति के विकास से लेकर के उनकी संस्कृति, परंपराओं, धर्म, जीवन शैली आदि के पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। यही इसका महत्व है। तो हम जो संग्रहालय बताएंगे उसके महत्व को हम पॉइंट में लिखते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, अगला आपका जो संग्रहालय है, देखो लिखा है 1857 के स्मारक संग्रहालय लखनऊ में है ये। ठीक है, अगर मान लो आपको ये शहर के बारे में नहीं मालूम है, फिर भी चिंतित नहीं होना है। ठीक है, आप उसके महत्व को बताइए, नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखा है 1857 के स्मारक संग्रहालय लखनऊ में है। इसमें क्या किया गया है, तो 1857 के महान विद्रोह की याद दिलाते हैं। वह उसी स्थिति में संरक्षित है जैसे 1920 में केंद्रीय संरक्षण में आए थे, मतलब उसी समय से इसको संरक्षित किया गया है। इसमें भी हमें रेजिडेंसी और उसका जो है तस्वीरें, पेंटिंग, इन सब चीज़ों को आज भी इतिहास के उसमें संजो कर रखा गया है। यही इसका महत्व है, यही 1857 विद्रोह का संग्रहालय। तो उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं, हम उनके बारे में हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा था। क्यों, क्योंकि जब सिलेबस में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल हिस्ट्री में, तो क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक आपका राष्ट्रीय दलित स्मारक, ये आपका नोएडा में स्थापित किया गया था। ये नोएडा में स्थापित है। इसमें संत कबीर, बिरसा मुंडा, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले जैसे जो आपका दलित नेता थे, महापुरुष थे, उनकी मूर्तियां, उनके इतिहास, उनके कार्य, उनके जो है क्या कहते हैं जो जो अचीवमेंट उन्होंने जीवन में किया है, वो आपका कहां पर है, तो दलित राष्ट्रीय दलित संग्रहालय नोएडा में इसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है। इसमें भी गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई चीजों को, अवशेषों को क्या किया गया है, उसको वहां पे संजो करके रखा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला है झांसी संग्रहालय। तो झांसी संग्रहालय में याद रखिएगा, इसमें चंदेल राजाओं और आपका रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े हुए इतिहास को संजो के रखा गया है। और एक आपका है मथुरा संग्रहालय। इसमें जो है क्या किया गया है, तो इसमें याद रखिएगा मथुरा स्थित राजकीय संग्रहालय का कला संरक्षण, खास करके कुषाण काल में
जो मथुरा मूर्तिकला शैली थे उससे जुड़े हुए तथ्यों को यहाँ पर रखा गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, तो इसको निष्कर्ष को दे देंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो लास्ट में निष्कर्ष 2 लाइन का 1.5 लाइन का देना बहुत जरूरी है, तब जो है एग्जामिनर को लगता है कि नहीं क्वेश्चन आपने बिल्कुल कंप्लीट लिखा है और शब्दों का सही इस्तेमाल आपने किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे लगातार तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश स्पेशल में दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन नगरों में, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि प्राचीन नगरों की खुदाई और उनकी देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के महत्व को रेखांकित कीजिए। उत्तर प्रदेश का पुरातत्व विभाग, ये भी सिलेबस में पॉइंट जोड़ा गया है। तो उत्तर प्रदेश का पुरातात्विक विभाग का क्या महत्व है इसके बारे में है। तो सबसे पहले हम उत्तर के प्रारूप को देखेंगे कि उत्तर का प्रारूप हमें कैसे लिखना है। ये आदत आप लोग डाल लीजिएगा, क्योंकि जितना आप अच्छे से आदत डालेंगे उतना आपके क्वेश्चन अच्छे से लिखाएंगे और समय के प्रबंधन के साथ क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूमिका बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग का क्या महत्व है। तो अगर पुरातत्व विभाग ना होता तो इतिहास को संजो रखना, इतिहास के साक्ष्यों को संजो नहीं पाए, मतलब उनको हम संजो नहीं सकते थे, उनको हम अच्छे से सुरक्षित नहीं रख सकते थे। इसीलिए पुरातत्व विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। और जब महत्व की बात करेंगे तो हम पॉइंट में जब आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर निखर के बिल्कुल आएगा। ठीक है, फिर हम नगरों की खुदाई जो हुई है, कौन कौन से नगर हैं जिनकी खुदाई की गई है, फिर हम उनका महत्व बताएंगे और फिर लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे और बीच में हम एक मैप लगाएंगे उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग का कि कहां कहां पे खुदाई उत्तर प्रदेश विभाग ने किया है। ठीक है, तो इसके आधार पर जब हम आंसर लिखेंगे तो हमारे आंसर बहुत अच्छे से निखर के सामने आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका आप देख सकते हैं, भूमिका लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक उत्खनन पाषाण युग से। अब आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पाषाण युग से इतिहास मिलता है। बेलन नदी घाटी जो आपका प्रयागराज और मिर्जापुर के क्षेत्र में है, वहां से हमें पाषाण कालीन युग की जानकारी मिलती है। और हमारा जो पुरातत्व विभाग उत्तर प्रदेश का है वो पाषाण काल से लेकर के और आज आधुनिक काल के इतिहास को संरक्षित और सजो करके रखा है, आगे भी आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, वर्तमान पीढ़ी के साथ और जो है भूतकाल की घटनाओं को देखते हुए। लिखा है आगे कि उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक जो उत्खनन हुआ है वो पाषाण काल से लेकर के राजवंशों के संबंध में गौरवशाली इतिहास के प्रमाण को प्रदर्शित करता है। वर्ष 1951 में प्रदेश के पुरातात्विक जो है सर्वेक्षण, पुरास्थलों, स्मारकों के संरक्षण, प्रकाशन और इस संदर्भ में जन चेतना जगाने हेतु पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई है। कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि क्या किया गया है, स्मारकों के संरक्षण करने के लिए, प्रकाशन करने के लिए और इस संदर्भ में जन चेतना, लोगों को जागरूक करने के लिए हमारा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई है, लोगों को इतिहास के बारे में बताने के लिए। तो भूमिका जब आप 2-3 लाइन की लिखते हैं, 20 शब्द में लिखते हैं तो एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगता है। तो कोई भी क्वेश्चन कोई लिखो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, हमें सिस्टमैटिक ढंग से ही क्वेश्चन को लिखने की जरूरत पड़ती है, आदत डालनी पड़ती है, तभी हमारे जो है नंबर अच्छे आते, नहीं तो नंबर अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सीक्वेंस में चीजों को नहीं लिखते हैं। अब आते हैं, लिखा है कि प्राचीन नगरों की जो खुदाई की गई है उनके बारे में। तो लिखा है पुरातात्विक निर्देशालय द्वारा उत्तर प्रदेश के जो है हिमालय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, बघेलखंड, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य कहां पर है, सीतापुर में है। ठीक है, आदि क्षेत्रों में पुरातात्विक जो है अभियान संचालित किया है। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास हमें कहां मिलता है, हिमालय के तराई में, तो हिमालय क्षेत्र लिख दिया। विंध्य क्षेत्र आपका जो आपका मिर्जापुर के क्षेत्र में विंध्य पहाड़ी है, वहां हमें इतिहास मिलता है, सुना होगा लेखनिया दरी वहीं पर है। बघेलखंड आपका जो प्रयागराज का जिला है वो बघेलखंड में आता है। बुंदेलखंड जो आपका जो है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है वो बुंदेलखंड में, और आपका मध्य उत्तर प्रदेश जैसे आपका अवध का जो क्षेत्र है ये मध्य उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ जैसे आपका नैमिषारण्य कहाँ पर, सीतापुर मध्य उत्तर प्रदेश में है। कि पुरातात्विक अभियान संचालित कौन कर रहा है, हमारा पुरातत्व निर्देशालय अर्थात विभाग कर रहा है। आगे उत्तरी विंध्य क्षेत्र में लगभग 150 चित्रित शिलाश्रय, मतलब कि जो पहाड़ों को काट के चित्र बनाए जाते हैं उन्हें जो क्या कहते हैं, शिलाश्रय कहते हैं, याद रखिएगा, में प्रकाश आए हैं। यमुना नदी घाटी में प्राचीन मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य कालपी से प्राप्त हुए हैं। कालपी का जो क्षेत्र आपका है वहां से प्राप्त हुए हैं। अभी इनको जब हम पॉइंट में लिखते हैं तभी हमें नंबर ज्यादा
मिलते हैं। तो हमें कौन कौन से प्राप्त क्षेत्र हैं नगरों में जहां खुदाई हुई है, हमें पहले उनके बारे में बताना होगा। फिर आगे देखो, यहाँ पे मैंने अभी बताया है, लिखा है पुरापाषाण काल, लिखा है कि पुरापाषाण काल में बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी में देखेगा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल सबके साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा सोनभद्र की आपका सिंगरौली घाटी, चंदौली की चकिया से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ पुरातात्विक स्मारक हैं, कहाँ कहाँ पुरातात्विक अवशेष खोदे गए हैं, हमें उनकी जानकारी देनी है। प्रयागराज के मेजा, बारा क्षेत्र में और मिर्जापुर से तमाम अवशेष प्राप्त हुए हैं, हमने इनकी जानकारी दे दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है, यहाँ से सराय नाहर और जो है मदहा, ये दोनों याद रखना मध्य पाषाण काल के यहाँ से उपकरण प्राप्त हुए हैं। जैसे आपका जो गर्त, चूल्हे, हड्डी निर्मित उपकरण आदि यहाँ से प्राप्त किए गए हैं, इनकी जानकारी हमें देनी है। इसके अलावा लहुरा देव, याद रखिएगा लहुरा देव में धान की खेती की शुरुआत हुई है। इसके दो चीजें याद रखना, यहां से 9000 बीसी में धान की खेती की शुरुआत हुई है, और दूसरा एक चीज ये भी याद रखिएगा, ये संत कबीर नगर में है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप पे पहली बार खेती की शुरुआत अगर कहीं हुई है तो लहुरा देव में हुई है। इससे पहले लोग मेहरगढ़ और कोल्डिहवा को जानते थे, लेकिन नहीं, अब आपका लहुरा देव हो गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में वहां पर जानकारी देंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अशोक के अभिलेख, कौन कौन से काल में हमें क्या क्या मिला है, हम सबके बारे में यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ देखो लिखा है अशोक के अभिलेख, कुषाण काल में निर्मित मथुरा मूर्ति कला, स्थापत्य कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो किन किन स्थानों से अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में हमें जब बताना है। फिर गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर में है, इसके बारे में बताना है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है? ये कानपुर में है, इसके बारे में बताना है। इस प्रकार पुरातात्विक सर्वेक्षणों के तहत प्रागैतिहासिक स्थलों मतलब कि पाषाण काल से लेकर के और आगे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां पर? हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, और उनको पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? संजो के आज भी रख रहा है। ठीक है, हमने बता दिया। अब आएंगे उत्तर प्रदेश में जो पुरातत्व विभाग है, हम इसके महत्व की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने क्या बताया था? नगर की चर्चा किया था मैंने। अब हम पुरातत्व विभाग की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक उत्तर प्रदेश के मैप को ड्रॉ करेंगे, और उत्तर प्रदेश के मैप को ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, ऐसे ये उत्तर प्रदेश का मैप बन गया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के मैप में हम क्या दिखा देंगे? जैसे आपको दिखाएंगे वाराणसी का क्षेत्र हो गया, जैसे झांसी का क्षेत्र हो गया, जैसे अभी मैंने बताया गोरखपुर का क्षेत्र हो गया, जैसे आपका जो है लहुरा देव हो गया, कोल्डिहवा हो गया, बेलन नदी घाटी का क्षेत्र हो गया, मथुरा का क्षेत्र हो गया, हम सबको मैप पे दिखा देंगे। तो हमने मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, और आंसर को जो हम पॉइंट में लिखेंगे तो हमें नंबर अपने आप मिलते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिया। अब हम क्या करेंगे? आगे महत्व की बात करते हैं, और महत्व को बिल्कुल मैंने पॉइंट में बताया। कैसे? देखो लिखा है प्रदेश में उपलब्ध ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के अभिलेखों का जो है हस्तांतरण करना, ये किसका काम है? पुरातत्व विभाग का काम है। दूसरा जो है समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करना, ये इसका काम है। शोध कार्यों को सहायता प्रदान करना, अर्थात रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, नए नए रिसर्च करना, रिसर्च करके हमें और क्या आगे भविष्य में हम कर सकते हैं, ये काम किसका है? पुरातात्विक विभाग का है। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या महत्व है इसका, और महत्व की चर्चा करेंगे। लिखा है दुर्लभ पांडुलिपियां, ऐसी कुछ साक्ष्य हैं जो बहुत ही कम मात्रा में पाए गए हैं, लेकिन वो इतिहास की जानकारी ज्यादा देते हैं, तो उन्हें हम दुर्लभ संग्रहालय पांडुलिपियां कहते हैं। प्रपत्रों और अभिलेखों का संरक्षण करता है हमारा पुरातत्व विभाग। शासन को सूचनाएं उपलब्ध कराता है। मान लीजिए कोर्ट में या विधानसभा में सरकार को जवाब देना है, तो जवाब सरकार कहां से देती है? तो किससे संपर्क करती है? पुरातत्व विभाग से, और उससे जानकारी इकट्ठा करती है कि हमने अभी तक क्या किया है और हमें आगे क्या करना है। वो शासन फिर आकर के अपनी जानकारी उपलब्ध कराता है, कोर्ट में हो और चाहे आपका विधानसभा में हो। कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, मार्गदर्शन देना और परामर्श देना, ये बहुत साधारण काम लगते हैं, लेकिन जब आप मेंस में लिखने जाएंगे, यही सारा काम उनको लिखना है, यही सारा काम बताना है। इसके अलावा अभिलेखों की महत्ता और ऐतिहासिकता के आधार पर उसका मूल्यांकन करना, छात्र छात्राओं के में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु
प्रदर्शनी करना, मतलब प्रदर्शन का आयोजन करना, जिससे हमारे भविष्य के जो छात्र और छात्राएं हैं वो आगे चल करके इनके महत्व को जान सकें। ठीक है, और लास्ट में हम 1-2 लाइन का निष्कर्ष लिख देंगे। लिखा है कि उत्तर प्रदेश का पुरातत्व विभाग प्रदेश की गौरवशाली कला और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रदर्शन हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। ये 2 लाइन का महत्व हो गया, निष्कर्ष हो गया। अब आपको लग गया होगा कि क्वेश्चन हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो हम जब सीक्वेंस में क्वेश्चन लिखेंगे, मैप का इस्तेमाल करेंगे, डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे आंसर बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है, उत्तर प्रदेश में शिल्प कला के वितरण को प्रस्तुत करें। तो उत्तर प्रदेश में जो शिल्प कला है इसे हस्तकला भी कहते हैं, जो है याद रखिएगा इसे हथकरघा उद्योग भी कहा जा सकता है। तो शिल्प कला के मामले में हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो अलग अलग जो है प्रोडक्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने देखा होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक जिला एक उत्पाद योजना भी शुरू की है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में शिल्प कला के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं जो फेमस है। जैसे टेराकोटा के लिए आपका गोरखपुर है, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, रामपुर का चाकू प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद की चूड़ी प्रसिद्ध है। ऐसे ही अलग अलग जिलों की जो फेमस चीज़ें होती हैं, तो याद रखना वहाँ के शिल्पकला उस शहर की पहचान होती है। जैसे अगर आपके मन में कभी भदोही शब्द आता है तो जाहिर सी बात है वहाँ की कालीन जो होती है वो हमारे दिमाग में छप जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसी लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर भी उसी लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी संगीत के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे रेशमी कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे जो है अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रोडक्ट, अलग शिल्पकला के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में है। तो लिखा है उत्तर प्रदेश में शिल्प कला के वितरण को प्रभावित को प्रस्तुत करिए। तो सबसे पहले उत्तर का प्रारूप क्या होगा, तो सबसे पहले हम भूमिका बताएंगे, फिर विभिन्न शिल्प उद्योग कौन कौन से हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में देखा होगा बहुत से सारे उद्योग हैं, जैसे कांच का काम, धातु शिल्प, चिकनकारी, चमड़ा उद्योग, आभूषण पत्थर का कार्य करना, ये सब क्या है, शिल्प कला के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, फिर वितरण बताएंगे और फिर हम निष्कर्ष के साथ इस आंसर को जो है क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो हमें ऐसे ही उत्तर प्रारूप के साथ ही अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो हस्तशिल्प उद्योग को हमने करंट अफेयर से कैसे जोड़ के लिखा है, आप नए डाटा को भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? तो लिखा है उत्तर प्रदेश का हस्तशिल्प में देश के कुल निर्यात का लगभग 60% की हिस्सेदारी है, कारपेट निर्यात में लगभग 39% की और चमड़े के निर्यात में लगभग 24% की हिस्सेदारी है। तो चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और आपका कानपुर जाना जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, सबसे पहले हम बात करेंगे कढ़ाई शिल्प। तो कपड़ा होता है, कपड़े पे कढ़ाई का काम होता है, उसको हम जो है क्या कहते हैं, कढ़ाई शिल्प कहते हैं। तो याद रखना इसके लिए लखनऊ और आपका वाराणसी और बरेली प्रसिद्ध है, जो कपड़े पर सिलाई के साथ कढ़ाई का काम होता है। ये भी शिल्प कला का क्या है, एक उदाहरण है। तो आप पहला पॉइंट आप ऐसे ही आंसर लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आप देख सकते हैं, लिखा है चिकनकारी। चिकनकारी याद रखिएगा, ये हमारे लखनऊ का बहुत फेमस है। ठीक है, कपड़ों पे जो है कढ़ाई का काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं चिकनकारी। तो लिखा है कि लखनऊ में कपड़ों में कढ़ाई के माध्यम से अलंकरण करते हैं, इसे हम चिकनकारी कहते हैं। तो चिकनकारी का आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे इमेज लगा दिया जिससे आप देख करके पहचान जाए कि चिकनकारी क्या होता है। ठीक है, कपड़े पर जो है कढ़ाई का काम किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चिकनकारी कहते हैं। उसके लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। तो आप मैप बना करके लखनऊ को वहां दिखा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, आप देख सकते हैं धातु शिल्प। धातु शिल्प में अगर हम बात करते हैं तो मुरादाबाद पीतल के बर्तन जिसमें खुदाई और जो है नक्काशी का प्रयोग किया जाता है। तो धातु उद्योग के लिए मुरादाबाद बहुत फेमस है, पीतल के जो बर्तन बनते हैं। इसके अलावा वाराणसी में खाल उभार का काम भी किया जाता है। इटावा, वाराणसी, सीतापुर जैसे कांसे का काम होता है। तो अलग अलग शहरों में क्या काम होता है, यही हमें वहां पर लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद कारपेट की बात करते हैं। कारपेट में याद रखेगा, तो इसमें भदोही, मिर्जापुर और आपका खमरिया ये क्षेत्र बहुत फेमस है। देश का 90% कारपेट जो है भदोही में बनता है। इसके अलावा शाहजहांपुर में जो है, आगरा में सूती और ऊनी
कारपेट बनता है। गाजीपुर में वो बाल हैंगिंग शिल्प के लिए जाना जाता है। फिर पत्थर के कार्य कहाँ कहाँ होते हैं, तो वृंदावन संगमरमर और जो है सिलखड़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महोबा गौरा पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं और भी शहरों के नाम है, जैसे चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर और आगरा प्रसिद्ध है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर टेराकोटा के लिए गोरखपुर को याद रखना का जीआई टैग मिला हुआ है। खिलौना और धार्मिक मूर्तियों के निर्माण के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है, जो टेराकोटा उद्योग में शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हस्त ब्लॉक छपाई, इसमें याद रखना फर्रुखाबाद, जो आपका पिलखुआ, टांडा जो है बुलंदशहर प्रसिद्ध है। लकड़ी के ब्लॉक जो कपड़ों की छपाई की जाती है, याद रखना जो कपड़े होते हैं उस पर लकड़ी के ठप्पा मार मार के उस पर छपाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हस्त ब्लॉक छपाई कहते हैं। आभूषण के लिए यह जो है मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मुगल काल से आज भी वाराणसी आगरा में ये प्रसिद्ध है। लकड़ी का काम कहाँ होता है, तो सहारनपुर में। कश्मीरी कलाओं से प्रभावित है, बनारस में खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। मैनपुरी में तारकसी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कांच का काम कहाँ होता है, फिरोजाबाद में। तो सुना होगा कि फिरोजाबाद की चूड़ी, बचपन से सुना होगा आप लोगों ने, यही हस्तशिल्प कला का एक नमूना है, ठीक है। तो कांच का सामान कहाँ बनता है, फिरोजाबाद में। चूड़ियों और जो है आपका झूमरों के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर आपका जो है पचकोर और आपका कांच खिलौना के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी कांच के मनके के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा आपका हड्डियों की नक्काशी की जाती है लखनऊ और बाराबंकी में। कुम्हार शिल्प आपका जो है देखा जाए तो मेरठ में, आलमगीरपुर बहुत फेमस है। सिंधुघाटी सभ्यता से वहां से क्या मिले हैं, अवशेष भी पाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं सफेद पृष्ठ पर नीली जो है हरी जो है युक्त खुर्दा, आपका खुर्जा और आपका चुनार में प्रसिद्ध है। आजमगढ़ में निजामाबाद में जो है काबिज नाम की धान की खेती, मिट्टी से धातुओं का निर्माण किया जाता है, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। तो अलग अलग शिल्प के लिए अलग अलग कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, यही हमें वहां पर हमारे एग्जाम में हमें लिखना होता है। तो यही शिल्प कला उत्तर प्रदेश की है। तो हम मैप बना करके उत्तर प्रदेश के ऐसे जो है जिलों को दिखा सकते हैं कि किस जिले में किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर हम निष्कर्ष लिख देंगे कि आवश्यकता है एक जिला एक उत्पाद के तहत इनके व्यावसायिक संवर्धन के ताकि माध्यम से वृहद स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सके। तो शिल्प कला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी के सिलेबस में शामिल है, इसलिए हमें उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुगल कालीन वास्तुकला, इसे हम स्थापत्य कला भी कहते हैं, इसे भवन निर्माण कला भी कहा जाता है। तो अगर यहां पर वास्तुकला के स्थान पर स्थापत्य कला दे देगा तब भी आंसर आपका वही होगा, स्थापत्य कला भवन निर्माण कला कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, अब यहाँ उत्तर प्रदेश स्पेशल पहुंच गए, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुगल कालीन वास्तुकला की क्या क्या विकास का वर्णन करना है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर का प्रारूप क्या होगा, तो आंसर का प्रारूप आप देख रहे होंगे। तो आंसर का प्रारूप जो होगा उसको हमेशा हमें अपनी आदत बना लेना है। तो उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन वास्तुकला में हम पहले भूमिका बताएंगे, इसके बाद भूमिका के बाद हम मुगल कालीन इमारतों की चर्चा करेंगे और हम विशेषताएं और निष्कर्ष के साथ इस आंसर को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम डायग्राम के माध्यम से, मैंने यहाँ देखो बता दिया है डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में मुगल शासकों द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं। तो पहले हम शासक के बारे में बता देंगे, जैसे बाबर ने क्या बनवाया था, तो आराम बाग आगरा में मस्जिद और जामा मस्जिद संभल ने बनवाया था, ठीक है। जहांगीर ने क्या किया था, अकबर ने क्या किया था, तो आगरा का लाल किला, फतेहपुर की सीकरी का किला, प्रयागराज का किला, फतेहपुर सीकरी के अन्य भवन अकबर ने बनवाया है जो उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद जहांगीर ने इत्माउद्दौला का मकबरा और अकबर का मकबरा बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, आगरा में निर्मित भवन और मोती मस्जिद आगरा में निर्माण कराया। अब मैं यहाँ पर लाल किला आगरा के सामने, शाहजहां के सामने क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में भवनों की बात कर रहे हैं, तो हम उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेंगे अपने आंसर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही हमें आंसर में लिखना होगा, उसी के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहां लिखा है मुगल कालीन वास्तुकला की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन्हीं विशेषताओं को हमें पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट क्या है,
ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला इससे प्रभावित है। इंडो इस्लामिक मतलब कि जो सोच थी, जो विचार था वो इस्लामिक था, बनाने वाले जो कारीगर थे और जो मटेरियल था वो हिंदुस्तान का था, इसीलिए सोच और काम दोनों देखा गया। तो याद है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला कहते हैं। ठीक है। दूसरा, संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से सजावट की जाती थी, जिसे हम पित्रा-द्यूरा शैली कहते हैं। संगमरमर के पत्थर पर जब हम सजावट करते थे तो उसे पित्रा-द्यूरा कहते हैं। तब पित्रा-द्यूरा शैली का प्रयोग ताजमहल में और एतमाउद्दौला के मकबरे पे किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। दूसरा, गोल गुम्बज का निर्माण होने लगा, जिसे आप देख सकते हैं, गोल गुम्बज देख रहे हैं ना, गोल गुम्बज का निर्माण होने लगा, ऊंची मीनारें बनने लगी, जिसे आपने देखा होगा आगरा के ताजमहल में। मेहराब बनने लगे, ये मेहराब होता है इस तरह से। हमारे हिंदू धर्म में जो चौखट बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, लेकिन जो इस्लाम धर्म में चौखट बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, इसी को हम मेहराब कहते हैं। छतें, नुकीले मेहराबों का निर्माण होने लगा। आप ये देख रहे हैं नुकीला मेहराब, ये आपका नुकीला मेहराब का निर्माण होने लगा। ये मुगल कालीन वास्तुकला की विशेषता, यही हमें लिखना होगा। इसके अलावा अकबर कालीन इमारतों में लाल बलुआ पत्थर, अब लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। नक्काशी और जो है पच्चीकारी हेतु चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, ये मुगल काल की विशेषता है। चार बाग शैली में भवन का निर्माण हुआ है। अगर मतलब कि जितने भी भवन बनते थे वो चार बाग शैली में बनते थे। चार बाग शैली है क्या, इसकी शुरुआत बाबर ने किया था। तो आप कभी जाएं, अगर वहां पे हुमायूं के मकबरे जाएं या आगरा में जाते हैं तो आप देखेंगे भवन बीच में होता था और भवन के चारों दिशाओं में बाग लगाए जाते थे और उनको चार सड़कों के माध्यम से अलग अलग कर देते थे। तो ये मुख्य भवन ये हो गया, ये आपका भवन हो गया। जैसे मान लो ये आपका हो गया आगरा का ताजमहल। एक बगीचा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा, तो इसी को हम चार बाग कहते थे। तो चार बाग शैली में भवनों का निर्माण होता था। भवन के आसपास बाग लगाने की परंपरा जो है, क्या कहते हैं, बगीचा बनाने की परंपरा, ये मुगल काल की देन है हमारे देश में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब निर्माण किसके समय में हुआ, मुगल कालीन वास्तुकला की विशेषताओं में हुआ है। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल महल आदि में उत्कृष्ट कला शैली का विकास किया गया। अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा भारत के सबसे बड़े दरवाजे के रूप में प्रसिद्ध है, ये आप मैप पे देख रहे हैं। ठीक है। ये वास्तुकला विशेषता है। फारसी और अरबी में सुलेख लिखे गए हैं, कुरान की आयतें लिखी गई हैं बिल्डिंगों पर, वो भी क्या है, मुगल कालीन वास्तुकला का एक विशेषता है। ठीक है। कई संरचनाओं में सुलेख प्रदर्शित किए गए हैं। मुगल कालीन इमारत में छतरी, झरोखा और जालीदार स्क्रीन का उपयोग किया गया, मतलब जो उसमें जालियां बनती थी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो जालियां उस समय बनती थी, याद रखिएगा, उनमें जालीदार जालियां बनती थी, छोटे छोटे सुराग होते थे। तो जब छोटे सुराग से हवा प्रवेश करती थी महल में तो महल ठंडा हो जाता था। ठीक है। इसीलिए बनाया जाता था, उसे हम क्या कहते हैं, जालीदार, जो है झरोखा, जालीदार खिड़की कहते थे। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर जो है इनके निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। तो मुगल काल में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों का इस्तेमाल किया गया कच्चे माल के रूप में। तो हम निष्कर्ष क्या देंगे, कहा जा सकता है कि मुगल कालीन वास्तुकला ने जो है उत्कृष्ट कला शैली के रूप में हमें नमूना पेश किया है। अब हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ उत्तर प्रदेश का एक मैप बना सकते हैं। ठीक है। कैसे, हम जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश का एक मैप बना देंगे ऐसे, और उत्तर प्रदेश का मैप जो हम बनाते हैं तो याद रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो उत्तर प्रदेश का मैप अपने आप ही ये बन जाएगा। 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये आपका यूपी का मैप बन गया। हम इसमें दिखा देंगे फतेहपुर सीकरी आपका जो है कहाँ पर है, यहाँ पर है, आगरा यहाँ पर है। ठीक है। इसके अलावा प्रयागराज में आपका अकबर ने बनवाया था। ठीक है, वहां पे किला बनवाया है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। आगरा, फतेहपुर सीकरी, इन सब क्षेत्रों को जब दिखा देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, हमें जो है नंबर इसको देना चाहिए, क्योंकि इसने डायग्राम, मैप सबका इस्तेमाल मैप आंसर में अपने किया है। ठीक है। तो इस तरह से जब आंसर लिखेंगे तो हमारे आंसर काफी प्रभावित करते हैं, प्रभावशाली होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के नवाबों के शासन काल में उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास का वर्णन करें।
अवध के उत्तर प्रदेश में अवध का क्षेत्र किसको कहते हैं, तो अगर हम ये उत्तर प्रदेश के मैप के माध्यम से अगर हम समझाएं तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो आपका ये पूर्वी क्षेत्र है, ये आपका भोजपुरी क्षेत्र कहलाता है, इसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश कहते हैं। ये आपका जो नेपाल सटा हुआ है, इसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। जो आपका ये वाला क्षेत्र है, खड़ी बोली का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसे रोहेलखंड इसी में शामिल है। आपका ये बुंदेलखंड है, और यहाँ बघेलखंड है, और आपका ये अवध का क्षेत्र है। तो अवध के जो नवाबों ने शासन किया था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कौन कौन से भवन बनवाए हैं, उनके भवनों की क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ लिखा है वास्तुकला लिखा हुआ है, स्थापत्य कला लिखा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल आप पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमें जानना बहुत जरूरी है। तो लिखा है, अब इसके आंसर के प्रारूप को जब हम समझेंगे तब हमें ये आंसर अच्छे समझ में आएगा। तो लिखा हुआ है अवध वास्तुकला, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध वास्तुकला, पहले भूमिका बताएंगे, फिर अवध वास्तुकला के उदाहरण बताएंगे, फिर उनकी विशेषताएं, और फिर हम साथ में निष्कर्ष बता करके आंसर को पूरा करेंगे। ठीक है, क्या हो सकता है, एक एक करके हम लोग यहां पर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम भूमिका की बात करें तो लिखा हुआ है भूमिका, सबसे पहले हम लिखेंगे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है भूमिका। लिखा है मुगल सल्तनत के कमजोर होते ही, याद रखना, जैसे मुगल काल कमजोर हुआ वैसे अवध या क्षेत्रीय राज्य मजबूत होते गए, तो वहां अपनी कला का विकास हुआ। जैसे अवध में, बंगाल में, हैदराबाद में, बहमनी राज्य में, ठीक है, अहमदाबाद में अलग अलग राज्य स्थापित हुए, उनकी अपनी एक विशेष कला का विकास हुआ। उसी एक कला के उदाहरण हमारे अवध के नवाबों की कला है। ठीक है, तो लिखा है मुगल काल के जो है कमजोर होते ही अवध के नवाबों ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करते हुए वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग की स्थापत्य कला में मुगल कालीन वास्तुकला शैली और आधुनिकता के तत्वों का मिश्रण है। मतलब यह हुआ, वही कारीगर मुगल काल में काम करते थे, वही कारीगर अवध के राजाओं के अंदर जब काम करने लगे तो वही काम, वो मिश्रण हमें वास्तुकला का अवध में दिखाई दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या आंसर कैसे लिखना है, तो लिखा है अवध के नवाबों का योगदान। क्या योगदान है, शहादत जो है अली जो थे, खान जो थे, इन्होंने तरुण बल्ली कोठी में वेधशाला का निर्माण कराया था। ये पॉइंट लिखेंगे तब नंबर मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि आप तथ्यों के साथ आंसर लिख रहे हैं। दूसरा, मोती महल, छोटा इमाम बाड़ा, आपने देखा होगा इमाम बाड़ा के लिए ही लखनऊ प्रसिद्ध भी है, जो कि किसने बनवाया था, मोहम्मद अली शाह द्वारा बनवाया गया। ग्रीष्मकालीन भवन आलमबाग बनवाया गया था, आलमबाग भी लखनऊ में है, तो ग्रीष्मकालीन आलमबाग बनवाया गया था लखनऊ में, गर्मियों में ठंडक जो है महसूस करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा केसर बाग, आपने सुना होगा लखनऊ में केसर बाग भी है, तो केसर बाग महल, बादशाह मस्जिद, ये आपका जो मंजिल, ये आपका ये अली जो है वाजिद अली शाह ने बनवाया था। बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा या लखनऊ में ही है, ये आसफ जो है आसफदौला ने बनवाया था। अन्य उदाहरण में देखा जाए तो याद रखना, यहाँ पर देखा जाए तो जो है दिलकोस जो है आपका बिबियापुर कोठी सुजाउद्दौला द्वारा बनवाया गया था। इस प्रकार अवध के नवाबों की वास्तुकला में कौन कौन से राजा थे, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम विशेषताओं की अगर बात करते हैं, अवध की जो वास्तुकला है, अगर हम उसकी विशेषताओं को देखते हैं तो उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या विशेषताएं हैं, लिखा है रूमी दरवाजे का निर्माण रोजगार प्रदान हेतु किया गया था। मुगल स्थापत्य कला शैली और ब्रिटिश शैली का मिश्रण है। तो जो अवध वास्तुकला है, ये मुगल और ब्रिटिश दोनों का क्या है, मिश्रण है। केंद्रीय कक्ष की छत के निर्माण में बीम या जो है क्या कहते हैं गार्डर का उपयोग ना करते हुए ईंटों को आपस में जोड़ करके बनाया गया है, जैसे बड़ा इमामबाड़ा में। केंद्रीय निर्माण स्थल लखनऊ में था, क्योंकि लखनऊ उनका राजधानी थी, केंद्र था। वाजिद अली शाह वास्तुकला का जो है उदार संरक्षक था, जिसने हिंदू बौद्ध संस्कृति के प्रतीकों का भी प्रयोग किया। तो जो इस्लामिक भवन बनाए गए उनमें हिंदू और बौद्ध के भी मिश्रण को शामिल किया गया, तत्वों को शामिल किया गया। इसके अलावा इन लोगों ने भी लाल बलुआ पत्थर और बागों का प्रयोग किया। अनेक महल, मस्जिद जो है इमारतों का निर्माण कराया गया। पूर्व में अयोध्या के सौंदर्यीकरण में सुजाउद्दौला का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो आपका अयोध्या है, वहां पे भी एक मकबरा है, सुजाउद्दौला का मकबरा है। ठीक है, आप वहां जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, वो भी जो है क्या है, अवध
जो है वास्तुकला का एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कुछ समय तक फैजाबाद, जिसे आज अयोध्या कहते हैं, कुछ समय तक अवध राजाओं की राजधानी रही है। बाद में लखनऊ राजधानी शिफ्ट हुई थी। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष में हम दे देंगे कि अवध के नवाबों द्वारा निर्मित वास्तुकला वर्तमान में भी दृष्टिगत है और पर्यटन जो है टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। तो लखनऊ की पहचान आज इसीलिए राजधानी के साथ साथ जो है इसके लिए भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों का वर्णन करें। तो उत्तर प्रदेश में संगीत के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग घराने थे। उन घरानों को पहले हम मैप के माध्यम से और फिर हम आंसर को पॉइंट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? भूमिका बताएंगे उत्तर के प्रारूप में। तो भूमिका देखो मैंने लिखा है क्या है कि घराना द्वारा विशेष संगीत शैली का जो है प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिनमें संगीतज्ञ आपस में गुरुकुल परंपरा के आधार पर जुड़े होते हैं, जो कि संगीत की समझ, प्रदर्शन और शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ये आपका भूमिका हो गया। फिर हम क्या करेंगे? एक उत्तर प्रदेश का मैप बना देंगे। अब उत्तर प्रदेश के मैप के माध्यम से हम संगीत के घरानों को दिखाएंगे। जैसे अभी आप ये मैप बना करके जब दिखाते हैं तब नंबर आपको ज्यादा मिलता है, आपके लिखने की शैली निखर के बाहर आ जाती है। तो बताएंगे जैसे किराना घराना आपका कहां पर है? मुजफ्फरनगर में। लखनऊ घराना, बनारस घराना, कानपुर घराना, आगरा घराना, अतरौलिया घराना अलीगढ़ में है, भिंडी बाजार घराना मुरादाबाद में है। ये घरानों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अलग अलग संगीत का विकास हुआ है। हमें इसी चीज को जानना है, इसी चीज को हमें क्या करना है? समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों को अगर देखते हैं, सबसे पहला है आपका आगरा घराना। इस घराने की अब हमें उनके बारे में लिखना पड़ेगा। जब तक हमारे पास नोट्स ना हो, हम चीजों को समझे नहीं तो लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो लिखा आगरा घराना। इस घराने की स्थापना का श्रेय हाजी सुजान खां को जाता है, जिसके लिए उन्हें बादशाह अकबर द्वारा दीपक ज्योति की उपाधि दी गई थी। आगरा घराना जो है बंदिश पर विशेष ध्यान देता है, जिसमें ध्रुपद गायन के लिए ही आगरा घराना जाना जाता है। ये हमें वहां पे लिखना है। इसके अलावा जो है याद रखना, आगरा घराना को जो है कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। अगर ये नहीं मालूम है फिर भी हमें, अगर मालूम लिख देंगे, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें उनके बारे में जो विशेष जानकारी है वो हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका है लखनऊ घराना। इस घराने का विकास वाजिद अली शाह के संरक्षण में किया गया था। ठीक है, जिसका संबंध मुख्यतः ख्याल और ध्रुपद शैलियों से है। तो ख्याल जो गायन की शैली होती है, ध्रुपद, ये लखनऊ घराने की पहचान है। इसमें ठाकुर प्रसाद महाराज को इस घराने का संस्थापक माना जाता है। फिर आपका है अतरौलिया घराना। इसका निर्माण अलीगढ़ जिले के अतरौलिया में किया गया। इसके संस्थापक काले खां और चांद खां थे। यहाँ पर भी ध्रुपद और आपका ख्याल गायन शैली का विकास किया गया। ये हम लिख देंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? और ज्यादा स्ट्रांग होगा, हमें नंबर ज्यादा मिलेगा, हमारा आंसर और अच्छा लगेगा। इसके अलावा हम उदाहरण के साथ जरूर आंसर लिखेंगे, मैप के माध्यम से और पॉइंट डायग्राम के माध्यम से। फिर बनारस घराना। इस घराने का संस्थापक कौन थे? पंडित जानकी प्रसाद थे। इसमें कत्थक का विकास किया गया। कत्थक मुख्य रूप से था, जिसमें ठुमरी और ठप्पा गायन शैली का विकास किया गया। कहां पर? मुख्य पहचान थी बनारस घराने की। इसके अलावा किराना घराना कहां पर है? मुजफ्फरनगर के किराना घराना संबंधित है, जिनमें ख्याल गायन को प्रसिद्ध माना गया था। ये भी जो है याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, ये भी संगीत का, और इसमें भीमसेन जोशी इसी घराना से संबंधित थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, याद रखिएगा, इसके अलावा आपका है जो है भिंडी बाजार घराना। इस घराने का प्रारंभ मुरादाबाद में जो है छज्जू महाराज ने किया था, छज्जू खां और जो है खारिज खां द्वारा किया गया था। इन्हें मुंबई के भिंडी बाजार में इस घराने का प्रारंभ किया गया था। लता मंगेशकर द्वारा इस घराने का में से शिक्षा प्राप्त की गई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने जो है कानपुर घराना है, इसका प्रारंभ जो है नियामत खां द्वारा किया गया था, जिसके प्रमुख गायक में उस्ताद बहादुर खां, उस्ताद अमीर खां और वजीर खां शामिल थे, नजीर खां शामिल थे। तो जब हम घरानों के बारे में बात करेंगे तो ये मैप के माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि यूपी का स्पेशल का पेपर कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में हम डिटेल में पढ़ते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हम केवल कुछ सोर्स पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन नहीं, जब तक हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से नहीं देखेंगे तब तक हमारे समाज में ये ऐसे
आंसर नहीं आते हैं, इसीलिए यूपी का पेपर 5 और पेपर 6 बच्चों के लिए काफ़ी कठिन होते हैं, क्योंकि वो पूरे सिलेबस को पढ़ते ही नहीं है। हमारा यही प्रयास है कि आपको एक एक सिलेबस के एक पॉइंट को समझाया जाए, जिससे आपके आंसर प्रभावशाली बने और आपके आंसर गलत ना होने पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास के क्रम को प्रदर्शित करें। उत्तर प्रदेश में चित्रकला का विकास कैसे हुआ, कहां से चित्रकला की शुरुआत होती है, जो आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की एक पहचान बनी हुई है, तो इसके बारे में है। सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका। अब भूमिका में सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो लिखा है उत्तर प्रदेश में चित्रकला के साक्ष्य प्रारंभिक स्तर पर उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन लोगों द्वारा बनाए गए। तो उत्तर प्रदेश में जो चित्रकला का विकास हुआ है वो पाषाण काल से हुआ है। क्यों? क्योंकि मिर्जापुर में जो लेखनिया दरी, जो वहां पे चट्टानों को काट के जो गुफाएं बनाई गई थी, सलासरे बनाए गए थे, उसमें पेंटिंग की गई थी। तो वो पेंटिंग आज भी उपलब्ध है, वो हमें कहीं न कहीं चित्रकला की ओर संकेत देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हमें लिखना कैसे है, तो लिखा है चित्रकला का क्रमिक विकास कैसे हुआ। तो हम एक एक पॉइंट में इसका आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कहां पर, पाषाण काल। तो लिखा है पाषाण काल में, तो लिखा है इस काल के चित्र मुख्य रूप से मिर्जापुर और बांदा जिले के में मिलते हैं, मुख्य रूप से प्राचीन शैलों से संबंधित हैं। मिर्जापुर मैंने अभी बताया लेखनिया दरी हो गया। मिर्जापुर में जो है लिखुनिया में हाथी के शिकार का चित्र, ढोकवा महारानी का चित्र, ये सब जो है फेमस है। और सुअर के आखेट मतलब सुअर के शिकार करने का चित्र मिलता है मिर्जापुर में। बांदा में मणिकपुर से जो है चोचदार पुरुष का चित्र और जो है चौकपुरम का जो है चलन चित्र यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। ये हमें बताना। तो मिर्जा पाषाण काल में मिर्जापुर और बांदा जिले में चित्रकला के अवशेष पाए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं मुगल काल, सीधे मुगल काल पहुंचेंगे। उसके बीच में चित्र उत्तर प्रदेश में नहीं मिलते हैं। तो मुगल काल में इस काल में बादशाही चित्रों का बल देते हुए शिकार पशु पक्षियों का चित्रण प्रस्तुत किया गया इस काल में। इसके अलावा अकबर के समय में मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद जैसे चित्रकार थे। बसावन जहांगीर के समय में उस्ताद जो मंसूर अब्दुल हसन, इन लोगों ने चित्रकला को बढ़ावा दिया। एक चित्रकला विभाग की स्थापना मुगल काल में अकबर के समय की गई थी और सबसे बड़ा जो चित्र बनाने का काम किया गया वो जहांगीर के समय में किया गया। इसीलिए मुगल काल में जो है जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में अपने आंसर को लिखना होगा। ठीक है, आगे लिखा है। इसके बाद बात करते हैं बुंदेला चित्र। बुंदेला चित्र याद रखिएगा, खास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड के जो वीर योद्धा हुए, आल्हा उदल सुना होगा, या इन सब के माध्यम जो उस समय के काल के जो वीर थे उनके चित्र बनाए जाते थे वीर रस से प्रभावित होकर के। तो लिखा है बुंदेलखंड के राजा शत्रुजीत सिंह जो है कि राजा शत्रुजीत की जो है प्रतिकृति है। वही कृष्णलीला, बिहारी सतसई, रागमाला आदि के चित्र इस काल में बनाए गए हैं। तो मुगल ये क्या कहते हैं, बुंदेलखंड चित्रकला भी उत्तर प्रदेश की एक चित्रकला फेमस है। आप इसको लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है ब्रज चित्रकला। ब्रज चित्रकला मुख्य रूप से देखा जाए तो मथुरा के आसपास क्षेत्र में फैली हुई थी और यह इसका सबसे बड़ा विकास कहाँ हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण पर आधारित विषय वस्तु था। तो जो विषय वस्तु होता था वो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ, राधा से जुड़ा हुआ था। मथुरा उसके आसपास क्षेत्र में फैली थी। आधुनिक चित्रकला का विकास भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका विकास मुख्य रूप से अवध क्षेत्र के आसपास नवाबों के संरक्षण में हुआ है, जिसे हम रूमी कलम कहते हैं। तो रूमी कलम याद रखिएगा, ये अवध चित्रकला का नाम था। ये हमें लिखना होगा, इसी के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसी के बारे में हमें वहां पर लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कन्नौज में राजपूत चित्रकला देखने को मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कन्नौज के क्षेत्र में है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हम इसको लिखेंगे और बाद में हम निष्कर्ष दे करके इस आंसर को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जो है उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसका जो नोट्स है वो हमारे ऐप एग्जाम वेब पे मिल जाएगा। उसका जो है मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डाल दिया है, तो आप जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो है यूपी स्पेशल के जो आपका 5 और 6 पेपर का जो नोट्स है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, जो है हम कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा हो कि नहीं हमें कम समझ में आया है, तो आप मैसेज कीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम अलग से फिर से उसका वीडियो बना करके आपको बताएंगे। लेकिन हमारा यही प्रयास है कि 5 और 6 पेपर के
प्रत्येक पॉइंट को हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दें, जिससे और नोट्स भी उपलब्ध करा दें, जिससे आप एग्जाम में फंसे ना और आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाए, आपको लिखने की शैली का विकास हो। हमारा यही उद्देश्य है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको क्लास जो है कोई भी क्लास आए तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।